Hello and Jai Hind everyone. Good afternoon. Welcome back to Doon Academy of Defense online sessions, and we are again back with some really important questions for you all. ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वकैब का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड idioms and phrases, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कहाँ से आएगा क्या आएगा. सो टुडे वी हैव एवरी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. मूव करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, मैन ऑफ लेटर्स. ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी और इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार अराइव्ड हुए हैं. लाइकवाइज यू कैन से मैन ऑफ वर्ड्स. अब मैन ऑफ वर्ड्स बोलेंगे तो भाई जो अपने ही वर्ड्स का मालिक हो, राइट, यानी कि जो बोल दिया वही करता है, राइट. अभी उसने मैन ऑफ लेटर्स बोला है तो ABCD की बात वो बिल्कुल नहीं कर रहा है. वी हैव 4 ऑप्शंस: अ पर्सन हु राइट्स लेटर्स, अ पर्सन हु रिसीव्स लेटर्स, एन इलिटरेट पर्सन यानी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और लास्ट है अ लर्नड पर्सन. अब आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली इट्स ऑप्शन डी. ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ लर्नड पर्सन, यानी कि जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज एक साथ होती है. ठीक है, काफी ज्यादा एक नॉलेजेबल है, तो वहां पे हम मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं, जिसको सब कुछ ही पता हो और काफी ज्यादा क्वालिटी से भरा हुआ इंसान है वो. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल ग्रीक. अब वर्ड इतना ज्यादा है, ग्रीक फिलोसोफर भी सुना होगा, राइट. तो ऑल ग्रीक में हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं: टोटली क्लासिकल, टोटली अनइंटेलिजिबल, टोटली इंप्रेसिव एंड टोटली ओरिजिनल. तो क्या होना चाहिए? जब भी हम बोलते हैं ना ग्रीक फिलोसोफर है, या फिर कई बार हम लोग ऐसी चीजों के लिए, अरे भाई उसकी हैंडराइटिंग, ही यूज्ड टू राइट इन अ वेरी ग्रीक वे, ग्रीक मैनर. अब भाई वो ग्रीक क्या होता है? ठीक है, पहले टोटली क्लासिकल वी आर अवेयर ऑफ, टोटली इंप्रेसिव यू ऑल आर अवेयर ऑफ, टोटली ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए. यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटली अनइंटेलिजिबल. दैट मीन्स अनइंटेलिजिबल क्या होता है? 2 वर्ड्स आर देयर, एक होता है इंटेलिजिबल और उसी का एंटोनियम होता है अनइंटेलिजिबल. ठीक है, तो समझना है हमने. इंटेलिजिबल यानी कि क्लियर, फाइन, जिसको समझ में हमें बहुत इजीली आ जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है. यहाँ पे जब आप अनइंटेलिजिबल की बात करते हो यानी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अनक्लियर है, हमें बिल्कुल नहीं पता, यानी एक ऐसी हैंडराइटिंग, अगर आप हैंडराइटिंग को पिक करोगे तो यानी कि एक ऐसी हैंडराइटिंग या तो वो इंसान खुद पढ़ सकता है और या फिर भगवान पढ़ सकता है, राइट. तो टोटली अनइंटेलिजिबल इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ग्रीक. क्वेश्चन थर्ड, अ लाइव वायर. Somewhere we used to use this particular idiom to comment or to compliment, basically to compliment, to praise, right. किसी को praise करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है a live wire. तो we have 4 options: a person who is full of energy, first one; an eminent person, an unruly or a critical person. critical बहुत puzzle है भाई, आप समझ ही नहीं सकते हो, right. तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप compliment करोगे किसी को तो बहुत ही ज्यादा enthusiasm है उसके अंदर, बहुत ही enthusiastic है, तो ऑप्शन ए हमारा रेलेवेंट आंसर होगा. यानी फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ इंसान जो होता है उसको बोलते हैं अ लाइव वायर. ही यूज्ड टू टीच इन अ वेरी लाइव वायर वे. ठीक है, ही इज अ लाइव वायर फॉर ऑल ऑफ अस, या शी इज अ लाइव वायर, तो यानी कि फुल ऑफ एनर्जी. राइटिंग ऑन द वॉल. अब कई बच्चों की आदत होती है वो वॉल पे लिख देते हैं, है ना, कई सारों की, कई परेशान है, चलो भाई, राइट, करना नहीं है, बट वी हैव ऑप्शंस. ऑप्शन ए है ग्राफिटी, ऑप्शन बी है एन इवेंट इंडिकेटिंग इम्पेडिंग डेंजर. इम्पेडिंग डेंजर से यहाँ पे मतलब है आने वाला जो डेंजर है उसके बारे में जो इंडिकेट करे, उसकी बात वो कर रहा है. अनाउंसमेंट ऑफ एन इवेंट दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ. अ पॉलिटिकल स्लोगन. अब आप कंपेयर कर सकते हो भाई, पॉलिटिकल स्लोगन भी कई लोग, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे वी यूज्ड टू सी कि वॉल्स पे लिखा होता है वोट दो, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा रेलेवेंट वो जाएगा ऑप्शन ए. आई हैव अ क्वेश्चन है हमारे पास, राइटिंग ऑन द वॉल, दैट मीन्स ग्राफिटी. एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, जो वॉल पे राइटिंग्स की जाती है उनको ग्राफिटी कहा जाता है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर अवेयर ऑफ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यू कैन डायरेक्टली मार्क इट. अ फूल्स पैराडाइज. ठीक है, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड देन यू आर सीरियसली लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, इस तरीके से बोला जाता है ना. यानी इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, इफ यू आर रियली नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर रियली अवर्स टू हार्ड वर्क, जैसे क्वेश्चन आया था 2020 पे, तो यहाँ पे फूल्स पैराडाइज से क्या मतलब है? ऑप्शन ए है पैराडाइज ऑफ इडियट्स, इडियट्स का जो पैराडाइज है. अब उसने सेकंड बोला है स्टेट ऑफ इल्यूजरी हैप्पीनेस, इल्यूजन के सारे जो जी रहा है. सी है टू लिव इन द पास्ट, टू हैव हैप्पी ड्रीम्स. तो जो कंफ्यूजन होता है वो बी और डी में होता है, राइट. जो कंफ्यूजन देखा गया है वो बी और डी में ही देखा गया है, कि स्टेट ऑफ इल्यूजरी हैप्पीनेस और टू हैव हैप्पी ड्रीम्स. आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अ स्टेट ऑफ इल्यूजरी हैप्पीनेस, अपनी ही दुनिया में खुश है, मेहनत नहीं करनी है, बट सोच रहे हैं कि हाँ वी विल अर्न रियली गुड इन आवर लाइफ, तो उसको बोला जाता है अ फूल्स पैराडाइज. ठीक है, अपना ही कुछ भी आपने अपने मन से बना दिया एंड यू आर लिविंग इन इट.
ओके। अ रेड लेटर डे, काफी बार सुना होगा आपने, कई सारे आर्टिकल्स में अगर आप पढ़ते हो तो लिखा जाता है रेड लेटर डे। इट वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी, आई रियली कांट स्किप एनीथिंग, आई रियली कांट फॉरगेट। तो यानी आप समझ ही गए होंगे, अ ट्रिवियल डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, अ डे ऑफ वायलेंस, अ मॉर्निंग डे। कई लोग ना वायलेंस से इसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि जब वायलेंस होगा तो खून खराबा होगा, और खून खराबा रहे तो रेड लेटर डे। ऐसा कुछ नहीं है, डोंट गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम लोग इसके लेटरल मीनिंग्स पे कभी नहीं जाते हैं, कभी भी ईडीएम्स के लेटरल मीनिंग्स में नहीं जाना है। वी जस्ट नीड टू लाइक इनहेंस आवर आईक्यू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, द डे यू कांट फॉरगेट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे कि आपका एग्जाम डे आपके लिए एक रेड लेटर डे है जो आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास द गिफ्ट ऑफ द गैब। अब ये कुछ न्यू सा है, द गिफ्ट ऑफ द गैप, बट न्यू नहीं है, अराइव्ड है। अब यहाँ क्या मतलब है, एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, एबिलिटी टू स्पॉइल समथिंग, एबिलिटी टू सेल समथिंग, गिफ्ट फ्रॉम अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। अब सम यूज्ड टू कंपेयर लाइक दिस कि एबिलिटी 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 आ रहा है तो यानी कि फोर्थ वाला मार्क कर देते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना है। जब आपने गिफ्ट ऑफ द गैप की बात की है तो वहां पे उस एबिलिटी की बात हो रही होती है बहुत अच्छे ढंग से। कुछ लोग पब्लिक स्पीकर होते हैं और इतने प्रोमिनेंट स्पीकर होते हैं कि दे यूज्ड टू स्पीक इन अ वेरी गुड वे, इनहेंसिव वे। तो स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड इजिली, उसी को कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। हिज टोन इज अ गिफ्ट ऑफ द गैप फॉर अस, तो ही कैन परफॉर्म वेल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वॉक अ टाइट रोप। अब नाउ बहुत ही ज्यादा इजी है हमारे लिए, टू बी फोर्स्ड टू लीव योर जॉब, टू बी रेडी टू फॉल, टू एक्ट वेरी केयरफुली, टू इनवाइट डेंजर। यहाँ कंफ्यूजन होता है सी और डी में, राइट। वॉक अ टाइट रोप, आई एम वॉकिंग अ टाइट रोप राइट नाउ, यू कांट थिंक ऑफ इट, ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन इट। तो व्हाट आई एम क्लैरिफाइंग अबाउट दैट आई एम वॉकिंग केयरफुली, ठीक है। बहुत ही कई बार बोलते हैं ना कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज यू आर रियली सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल, ठीक है। तो वहां पे हम बोलते हैं टू एक्ट वेरी केयरफुली, यानी कि टू होल्ड अ टाइट रोप। तो वॉक अ टाइट रोप मीन्स द सेम। नेक्स्ट इज टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स, ऑप्शन ए है टू रिसीव स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। सेकेंड हमें दे रखा है टू सपोर्ट वन सेल्फ, टू फिक्स प्रॉब्लम, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो टू बी इन अ फिक्स में सी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी ही होगा। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को पाना, उसे कहा जाता है टू बी इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स राइट नाउ, सो आई रियली नीड योर हेल्प, ओके। क्वेश्चन 10th, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। अब फिशिंग कर रहे हैं और बहुत ही ट्रबल वाटर्स में कर रहे हैं, ठीक है। फिशिंग क्लब गए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रबल वाटर्स में, व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन ए है टू बोरो मनी, टू स्टील बिलोंगिंग्स ऑफ, टू गेट बेनिफिट्स इन बैड सिचुएशन, टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। तो टू फिश इन द ट्रबल हैंड, कई लोग जाते हैं ऑप्शन डी की तरफ कि भाई हम एक्सटेंड करेंगे और हेल्प करेंगे दूसरे की। आपने इतनी हेल्प नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा टू गेट बेनिफिट्स इन बैड सिचुएशन। आप फिशिंग कर रहे हो ट्रबल वाटर्स पे एंड यू आर गेटिंग इट, तो आप नॉर्मल सी बात है बेनिफिट्स को कवर करते हुए जा रहे हो। तो टू गेट बेनिफिट्स इन अ बैड सिचुएशन इट मींस टू फिश इन ट्रबल waters, right? Blow by blow, he used to describe everything in a very blow by blow manner and I really liked it. Sometimes you liked it, right? यानी कि या फिर आपने बोल दिया please tell me it in a blow by blow manner। तो blow by blow अगर फ्रेंड बोल रहा है तो आप क्या समझोगे, ठीक है। ऑप्शन ए है स्लोली, कि भाई स्लोली बताओ। ऑप्शन बी है डिटेल डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है ग्रेजुअली, और डी है टू हिट समवन बैडली। ऑप्शन यहाँ पे जो रेलेवेंट होगा वो जाएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन। प्लीज टेल मी द मैटर इन अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो आप बोल सकते हो प्लीज टेल मी द मैटर इन अ ब्लो बाय ब्लो मैनर, ठीक है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है चोक अ ब्लॉक। अब चोक अ ब्लॉक का क्या मतलब होता है? टू इंसल्ट समवन, टू क्रिएट डिफिकल्टीज इन अदर्स वर्क, दूसरे के काम में आप डिफिकल्टीज को पैदा कर रहे हैं। सी है टू बी फिल टू अ कैपेसिटी, एक कैपेसिटी तक भरना किसी चीज को, और टू मेक समवन एंग्री। जो आंसर जाएगा वो जाएगा चोक अ ब्लॉक, यानी कि टू फिल समथिंग एट अ सर्टेन कैपेसिटी। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अ फेदर इन वंस कैप, सबसे ज्यादा अराइव्ड क्वेश्चन और काफी बार देखा गया और काफी इजी है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अ फेदर इन वंस कैप, टू रेप्रीमेंड, टू एंजॉय, अ वर्क ऑफ प्राउड, एन एक्ट ऑफ शेम। तो अब तो आंसर भी बहुत से लोगों को पता ही होगा, अ वर्क ऑफ प्राउड होता है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा ऑप्शन पहले आया हुआ है, अ डिस्टिंक्टिव पोजीशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब सेम है कि एक एडिशनल पावर अगर हमारे पास होती है, ठीक है, एक हाई पोजीशन में आप हो, तो वहां पे कुछ भी इनसे रिलेटेड दे दिया जाए तो यू नीड टू मार्क, ठीक है। इट कैन बी अ वर्क ऑफ प्राउड, इट कैन बी अ डिस्टिंक्टिव पोजीशन। आपका वहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वहां आ जाए कि एन एडिशनल पावर, ठीक है, अप हैंड। तो मतलब
इनमें से कोई रिलेटेड आ रहा है, आप पे एक रैंक है, आप पे एक ऑर्डर है, तो हम लोग जाएंगे फेदर एंड वंस कैप, ठीक है, एडिशनल पोजीशन की बात करते हैं। बैंक ऑन की जब वो बात कर रहा है, टू टेक लोन, टू डिपेंड ऑन, टू गिव लोन, टू रिपे और हैवी डेप्थ, यहाँ क्या बात हो रही होगी भाई? बैंक की बात उसने कर दी है, तो लोन से रिलेटेड हमारे पास दो ऑप्शन है ही, और तीसरा भी टू रिपे या हैवी डेप्ट, तो तीनों ही नहीं है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिपेंड ऑन, इज रियली बैंक्ड ऑन हिम, तो यानी कि वो उस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यू मस्ट नॉट बैंक ऑन एनीवन, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन 15, अ ब्रेड एंड बटर लेटर, मतलब एक लेटर है आपके पास, लेटर आया है, एंड ही यूज्ड टू राइट अ लेटर इन अ वेरी ब्रेड एंड बटर वे, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वहां पे आपको दे देगा क्वेश्चन अ ब्रेड एंड बटर लेटर, तो लेटर ऑफ सॉरी, आपने किसी को सॉरी बोला, अ थैंक्स गिविंग लेटर, अ कंप्लेन लेटर, या लेटर फुल ऑफ फ्लैटरी। जो सबसे ज्यादा लोग मार्क करते हैं, मतलब 80% जो जाएगा ना वो जाएगा यहाँ पे, राइट, बट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब ब्रेड एंड बटर लेटर का मतलब होता है अ थैंक्स गिविंग लेटर, किसी को आप थैंक बोल रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे आप ब्रेड एंड बटर यूज करते हो, ठीक है, फ्लैटरी यहाँ पे नहीं जाएगा अभी। क्वेश्चन 16, पालसी वालसी फ्रेंड्स, काफी बार सुना होगा, रिसेंटली आपके एग्जाम में आया हुआ था, राइट, तो पालसी वालसी फ्रेंड्स यानी कि गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फ्रेंड्स बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, और अनफ्रेंडली। अब इतना सबको क्लियर है कि अनफ्रेंडली नहीं हो सकता, राइट, ही इज माई पालसी वालसी फ्रेंड, तो पालसी वालसी फ्रेंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुड फ्रेंड्स, ठीक है, यानी रेलेवेंट जो जाएगा वो जाएगा गुड फ्रेंड्स। इसको आप क्लोज फ्रेंड भी वहां पे ऑप्शन में आ सकता है, या बडी वहां पे आ सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड आ सकता है, तो जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है उसके लिए हम लोग कहते हैं पालसी वालसी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स अप, ये भी अराइव में से काफी ज्यादा बार आपने देखा ही होगा, टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, improve your work or behavior, to speak in an honest way without any hesitation, or to be in control of an organization, ठीक है, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, जब आपको बोला जाता है pull your socks up, तो यानी कि if you really need to work with us then you need to pull your socks up, otherwise you can leave, इस तरीके से स्टेटमेंट आया हुआ भी था, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, improve your work or behavior, ठीक है, तो pull your socks up। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, फॉर गुड, एक फ्रेज ही है आपका, राइट, फॉर गुड, तो फॉर अ गुड कॉज, टेम्पररी, परमानेंटली और सीरियसली। अब अगेन सबसे ज्यादा लोग जाएंगे फॉर अ गुड कॉज में, ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड, ठीक है, तो फॉर गुड वहां पे उन लोगों ने कैसे लिया है, फॉर अ गुड कॉज, तो वहां पे फॉर अ गुड कॉज रेलेवेंट नहीं है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, परमानेंटली। फॉर गुड का मतलब होता है इन अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग वे, ठीक है, आई थिंक दिस मैटर विल बी रिजॉल्व एंड इट विल बी फॉर गुड, तो फॉर अ परमानेंट कॉज, तो वहां पे परमानेंटली के लिए आप यूज करते हो फॉर गुड का, ठीक है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, बी ओवर द हिल, अगेन काफी बार रिपीट हुआ है, बी ओवर द हिल, बी ओवर द हिल का मतलब सभी जानते होंगे, टू बी ऑन अ माउंटेन टॉप, टू ट्रैवल इन द जंगल, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, टू डू समथिंग इन द मोस्ट कंप्लीटली ऑर्डर और कंप्लीट वे। तो देखो लेटरल मीनिंग्स पे नहीं जाना है, अभी जब आपने बोला कि बी ओवर द हिल, तो काफी लोग कैसे जाएंगे, लेटरल ऑर्डर पे जाएंगे, लेटरल ऑर्डर यानी कि ऑन द टॉप, राइट, मीनिंग जो होता है वो होता है कि नाउ यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एज यू यूज्ड टू डू, ठीक है, तो टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपका जो आ रखा था वो आ रखा था कि यूथ क्या सोचता है, इफ यू आर एट 40 नाउ देन यू आर ओवर द हिल, दैट मीन्स यू आर नो लॉन्गर बी एबल टू डू एनीथिंग, इट इज अ यूथ मेंटालिटी देयर, तो वहां पे टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स आपका आंसर होगा। अ पेपर टाइगर, अ पेपर टाइगर समझ ही गए होंगे देखते ही साथ आप, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट, person or organization that act like a tiger, people who campaign for the protection of tigers, or a daredevil, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अ daredevil भी नहीं होगा, people जो कैंपेन करते हैं बिल्कुल भी नहीं होगा, दो में ही है, ए और बी में से ही आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, पेपर टाइगर क्या है, which is not that much harmful, right, नॉर्मल है, तो लगता है हमें कि पावरफुल है, लेकिन जो असल में ना हो उसके लिए बोला जाता है पेपर टाइगर। नाउ द क्वेश्चन इज क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, सबसे ज्यादा बार जो आपने क्वेश्चन देखा होगा वो इनमें से ही एक ये भी है, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, टू मच इंक्विजिटिव, व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, या फिर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। आंसर बहुत क्लियर है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कि अब पछता के क्या फायदा, राइट, तो यानी कि कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट,
जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो स्टॉप क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क कहा जाता है, राइट? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या है? ही रियली कट द मस्टर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग वेल इन एग्जामिनेशन, राइट? यही सब सुनना भी चाहते हैं अपने एग्जाम को देने के बाद। तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है मेकिंग टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, ठीक है? दो चीजें हैं हम पे, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, मेकिंग एब्सर्ड एक्सपेक्टेशंस। एब्सर्ड एक्सपेक्टेशन पे मार्क नहीं करना है, ठीक है? इट इज नॉट गुड। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कट द मस्टर्ड, उसने सच में खरा उतरा है वो हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उस पे, तो हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन बी को, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन। यू हैव फुलफिल्ड योर गोल एंड यू हैव अचीव्ड व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। डेविल्स एडवोकेट बहुत कॉमन है, अ डेंजरस पर्सन टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, वेगी आर्ग्यूमेंटेटिव और क्रिएटिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। इसमें सिर्फ एक चीज थी कि जब हम ईयर 2017-18 की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये जो दोनों हैं, टू प्रेजेंट अ काउंटर अटैक और काउंटर आर्ग्यूमेंट और वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक भी आ रहा है तो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है? बट यहाँ हम लोग ऑर्डर बेसिस पे जाएंगे तो ऑप्शन सी को रेलेवेंट मानेंगे, बट दोनों ही सही होंगे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। और ये ना सच में करना चाहिए, ऐसे नहीं कि पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया और उसके बाद वी आर प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, वो नहीं करना चाहिए, राइट? ओवर एक्साइटमेंट इज नॉट गुड। तो यहाँ वो वही कह रहा है, इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बेटर टू अवॉइड दैट, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, नॉट टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, डोंट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर होना चाहिए डोंट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी या फिर डोंट मेक प्लान्स। तो ऑप्शन डी आपका जाएगा, ठीक है? यानी ऐसा कुछ भी, सारे रिसोर्सेज का आप जजमेंट मत लो जस्ट एक अचीवमेंट से, ठीक है? या फिर जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो किसी चीज के बारे में, तब तक आपने उस चीज को आउट नहीं करना है, डोंट रिवील इट, ओके? यही वो कह रहा है। लास्ट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, to be partial to someone, to be judgmental, regard someone as innocent until proven otherwise, say something exactly right। तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब ये होता है कि जब तक आपको कोई भी ऐसा सस्पेक्शंस नहीं लग रहे हैं, जब तक आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि दैट पर्सन इज कल्प्रिट, आप उसको क्या मानेंगे? इनोसेंट ही मानेंगे। तो ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा कि रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन wrong. Fine, so these were really important idioms for you. I hope it is beneficial for you all. Thank you so much.